नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक हमारे पास है म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आप सभी जैसे जानते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, रमन स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं और ये रमन स्पेक्ट्रा का हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है। ठीक है ना। इसमें हम काफ़ी कुछ पढ़ेंगे, जो जो पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ क्विक रिव्यू। जैसे आज हमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ना है। ठीक है ना। फिर हम मोर जनरल वे देखेंगे एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का, मोर प्रिसाइज डेफिनेशन। फिर हम डिफरेंस देखेंगे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा और रमन स्पेक्ट्रा के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डीपोलराइजेशन रेशियो ऑफ स्कैटर्ड लाइंस। जो रमन लाइंस हमें मिलती हैं उसमें डीपोलराइजेशन रेशियो क्या होता है, उसका कितना इम्पोर्टेंस है और कितना नहीं। ठीक है। तो ये 3 टॉपिक आज हमें पढ़ने हैं, तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, तो हमने पढ़ना है, देखो म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, नाम से ही पता चल रहा है, बहुत सिंपल है। देखो, जिस मॉलिक्यूल के पास ना सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, ध्यान से समझना मैं कह रही हूँ, बहुत वो इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। यानी जिस मॉलिक्यूल के पास सेंटर ऑफ सिमेट्री कहने का मतलब है, जैसे मैं सिंपल सा लूँ, जैसे मेरे पास हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन को मैं ऐसे ही तो लिखूंगा। अब यदि मैं यहाँ पर एक लाइन ये ड्रॉ करूँ, तो इस लाइन के रेस्पेक्ट में लेफ्ट और राइट में आप देखो तो ये मॉलिक्यूल क्या है, बिल्कुल सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये क्या है, एक सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अब जैसे मैं CO2 की बात करूँ, है ना, CO2 मेरे पास यही तो होता है। अब देखो, यदि मैं एक लाइन ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ तो ये क्या है, सिमेट्रिक है। तो ऐसे जितने भी मॉलिक्यूल, आपको हर एक को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस कंसेप्ट समझना है। तो जिस मॉलिक्यूल के पास सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, ठीक है ना, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में ना जो वाइब्रेशनल मोड्स होंगे, ध्यान से समझना, ऐसे मॉलिक्यूल्स में जो वाइब्रेशनल मोड्स होंगे ना, जो वाइब्रेट करेंगे सेंटर के रेस्पेक्ट में, ध्यान से समझना, तो वो क्या होंगे, रमन एक्टिव होंगे। क्या होंगे, यदि वो रमन एक्टिव होंगे तो वो इंफ्रारेड इनएक्टिव होंगे। समझ में आया मैंने क्या कहा। और यदि वो रमन इनएक्टिव होंगे, यानी वो रमन इनएक्टिव कहने का मतलब है रमन स्पेक्ट्रा शो नहीं करेंगे, तो वो इंफ्रारेड एक्टिव होंगे। समझ रहे हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। देखो, रमन एक्टिव यदि होंगे तो इंफ्रारेड इनएक्टिव होंगे, यदि रमन इनएक्टिव होंगे तो इंफ्रारेड एक्टिव होंगे। समझ में आया। ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो उनके लिए म्यूचुअली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही कहता है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है ना, ठीक है ना, तो उनका जो वाइब्रेशनल मोड होगा विच आर रमन एक्टिव, तो इंफ्रारेड वो इनएक्टिव होंगे, और यदि इंफ्रारेड एक्टिव मोड में होंगे तो रमन इनएक्टिव होंगे। समझ में आ रहा है, इसे ही बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। समझ में आया, तो इम्पोर्टेंट ये है पहली बात। दूसरा, ध्यान से देखो, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये भी कहता है जितने भी होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, होमो का मतलब सेम एटम्स होंगे, जिसमें जैसे हाइड्रोजन हो गया, H2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन होगा, जितने भी हैं इनके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री तो है, ठीक है ना, और ये सारे रमन एक्टिव होंगे। ध्यान से समझो क्या कह रहा है, होमोन्यूक्लियर जितने भी होंगे ना हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड कंजुगेटली आर रमन एक्टिव ओनली, और ये सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, रमन एक्टिव। समझ में आया मैंने क्या कहा। तो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक हो, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो ये बात ध्यान रखना। अब जैसे कि हम लीनियर सिमेट्रिक ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल की बात करो, जैसे हमने यहाँ डायटोमिक की बात की थी ना, तो डायटोमिक में तो मैंने बताया वो सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, तो होमोन्यूक्लियर यदि है तो रमन एक्टिव होंगे, सारे के सारे रमन एक्टिव होंगे। ठीक है। अब यहाँ मैं देखो कुछ वर्ड्स को रिपीट कर रहा हूँ जानबूझ के, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये डायटोमिक का केस हमने देखा। अब देखो, यदि हमारे पास कोई ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल है और सिमेट्रिक है ना, जैसे CO2 होता है, तो CO2 हम ऐसे तो बनाते हैं CO2 के बॉन्ड्स को, ये होता है। अब यहाँ ध्यान से देखो, तो ये है, इसको अब C मानो, ये मेरे पास क्या हो गया, O हो गया, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये O लिया, ये मेरे पास कार्बन है। अब ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो रही है। यदि वाइब्रेशन हो रहा है तो वो वाइब्रेशन क्या हो रहा है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, यानी जितना अंदर की तरफ स्ट्रेच हुआ इधर से उतना इधर से हुआ, तो सिमेट्रिक स्ट्रेच बोला जाएगा इसको। अब यहाँ ध्यान से देखो, ऐसा भी हो सकता है कि वो बाहर की तरफ इधर से जितना खींचे वो अंदर की, मतलब इधर से भी बाहर की तरफ उतना ही खींचे, इधर से भी उतना ही खींचे, तो इस स्ट्रेचिंग हो रही है, क्या हो रही है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो रही है। समझ में आया मैंने क्या बताया। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे। अब यहाँ ध्यान से समझना,
ठीक है। देखो डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगी ये, तो एक दूसरे से डाइपोल मूवमेंट क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। समझ में आया, ठीक है। तो देखो डाइपोल मूवमेंट ही नहीं है तो रमन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा में कब मिलता है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा में तभी तो मिलता है जब डाइपोल मूवमेंट हो, चेंज इन डाइपोल मूवमेंट होते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंफ्रारेड इनएक्टिव, क्या लिखा हुआ है, इंफ्रारेड इनएक्टिव। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से यदि इंफ्रारेड इनएक्टिव है तो रमन क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। तो देखो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, रमन एक्टिव होगा। और रमन मॉलिक्यूल्स में एक्टिव होने का मतलब क्या, उनके पास पोलराइजेबिलिटी चेंज होती है ड्यूरिंग वाइब्रेशन। समझ में आया। देखो इंफ्रारेड में तो डाइपोल मूवमेंट में चेंज होना चाहिए, रमन में पोलराइजेबिलिटी में चेंज होना चाहिए। तो जब ये रमन एक्टिव है तो पोलराइजेबिलिटी चेंज हो रही है ड्यूरिंग वाइब्रेशन। समझ में आया। अब देखो म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री है इस मॉलिक्यूल के पास, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये मेरे पास क्या है, एसिमेट्रिक स्ट्रेच। देखो जितना ये इधर स्ट्रेच हो रहा है और इधर स्ट्रेच हो रहा है, तो एसिमेट्रिसिटी आप देख सकते हो बिल्कुल ऐसे, जैसे यहाँ पे सिमेट्रिक था है ना, यहाँ पे क्या एसिमेट्रिसिटी है इस, तो ऐसे हो सकता है, या इस साइड भी तो इधर खींचा, यहाँ से कम इधर से ज़्यादा। समझ में आ रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो कि कैसे, ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहाँ क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। देखो ये डिस्टेंस ज़्यादा है या नहीं है, ये क्या है, कम है, तो ये वाला डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा होगा, ये मेरे पास कम होगा, तो एक नेट डाइपोल मूवमेंट मुझे यहाँ पे मिलेगा। सेम केस इसमें है, ठीक है ना। तो डाइपोल मूवमेंट में चेंज मुझे मिलेगा, तो ये क्या होगा, इंफ्रारेड एक्टिव होगा। समझ में आया, इंफ्रारेड एक्टिव होगा, क्योंकि इंफ्रारेड के लिए चेंज इन डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगाएंगे तो इंफ्रारेड एक्टिव है तो रमन क्या होगा, इनएक्टिव हो गया। समझ में आया। अब देखो जब रमन इनएक्टिव है तो इसका मतलब पोलराइजेबिलिटी में चेंज नहीं हो रहा है ना। समझ में आया, तो पोलराइजेबिलिटी अनचेंज्ड ड्यूरिंग वाइब्रेशन। कोई डाउट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में यही पूछता है, मैं इसलिए CO2 का एग्जाम्पल आपको बताया है। बेंडिंग हो रही है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान से देखो क्या हो रही है, बेंडिंग हो रही है। अब देखो, अब ये वेक्टर हो गया डाइपोल मूवमेंट का, और एक ही ये वेक्टर हो गया, मैंने डिस्प्लेस कर दिया है ना। समझ में आए, तो मुझे कुछ ना कुछ तो रिजल्टेंट मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी है, ये पॉजिटिव, ऑक्सीजन वाले पर नेगेटिव, तो ये -2 पॉजिटिव -2 पॉजिटिव। तो देखो इस वेक्टर को यदि मैं डिस्प्लेस कर दूं, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस वाले को मैं यहाँ पे, तो मुझे रिजल्टेंट ही मिलेगा। तो डाइपोल मूवमेंट मुझे बेंडिंग में भी मिलेगा, तो डाइपोल मूवमेंट मिलेगा तो इंफ्रारेड एक्टिव होगा। समझ में आया। और रमन क्या होगा, इनएक्टिव होगा। तो यानी पोलराइजेबिलिटी अनचेंज्ड ड्यूरिंग वाइब्रेशन, पोलराइजेबिलिटी में कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि रमन इनएक्टिव है, ठीक है। समझ में आया। अब ध्यान से देखो, मोर प्रिसाइज और क्लियर रूल जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का हमारे पास होगा, जिन मॉलिक्यूल के पास सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। अब ध्यान से समझना, देखो एनी गिवन नॉर्मल वाइब्रेशन जो होगा ना, मे बी एक्टिव इन एन इंफ्रारेड और इन रमन और इन नाइदर बट नॉट इन बोथ। वो ये क्वेश्चन कह रहा है, देखो ध्यान से समझो, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखो यदि वो IR एक्टिव है तो रमन इनएक्टिव होगा। समझ में आया। या ऐसा हो सकता है IR इनएक्टिव हो तो रमन एक्टिव होगा। समझ में आया। IR में नहीं होगा, रमन एक्टिव भी नहीं होगा, तो वही कह रहा है, चाहे तो इंफ्रारेड होगा या रमन होगा या दोनों नहीं होंगे। समझ में आया। तो समझ में आया। अब IR एक्टिव और रमन भी हो, ये एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है ऐसा नहीं हो सकता, कैन नॉट बी। समझ में आया। इट कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी। समझ में आया। म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इसको अलाउ नहीं करता कि दोनों ही क्या हो, एक्टिव हो। समझ में आया। तो वो यही बात कर रहा है कि कोई मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है कि रमन स्पेक्ट्रा भी शो करेगा और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा भी शो करेगा, जिसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री हो। बस ये ध्यान रखना, ऐसे तो मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे HCl का मैं नाम लूँ, HCl दोनों शो करता है, रमन भी और इंफ्रारेड भी, लेकिन यहाँ पे हम सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सेंटर ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। अब देखो जैसे मैं HCl बनाऊँ, HCl ऐसे ही तो बनाते हैं, यहाँ एक लाइन खींच दो, सेंटर ऑफ सिमेट्री है कहाँ है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ भी हाइड्रोजन होता
तो तब बात बनती। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है ना, मिरर इमेज ही नहीं है, एक दूसरे की सिमेट्री कहाँ से होगी? अब ध्यान से देखना, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम, देखो जैसे हमारे पास अब एक एग्जांपल है वाटर मॉलिक्यूल का। तो वाटर मॉलिक्यूल विच डू नॉट पोजेस सेंटर ऑफ सिमेट्री, वाटर मॉलिक्यूल तो बेंडिंग फॉर्म में होता है हमारे पास, ये होता है वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। इसके पास कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती एंड हेंस ऑल इट्स वाइब्रेशंस आर एक्टिव इन बोथ इंफ्रारेड एंड रमन। जैसे एग्जांपल हो गया, अब देखो जैसे यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड का था, ये एक्टिव तो ये इनएक्टिव, ये इनएक्टिव तो ये एक्टिव, ये इनएक्टिव तो ये एक्टिव। लेकिन वाटर को ध्यान रखना आपको, ठीक है ना, इसको रिमेंबर करो, ये एग्जाम में पूछा गया भी है, देखो दोनों में एक्टिव मिलेगा, ठीक है ना, ये दिमाग में बैठा लो, ठीक है ना। तो इसकी बात भी नहीं करेंगे, ये कि सेंटर ऑफ सिमेट्री के पास होता भी नहीं है, हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात कर रहे थे। अब देखो बात करें, यदि हम डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस बिटवीन इंफ्रारेड एंड रमन मेथड्स क्या होता है। देखो रमन स्पेक्ट्रा क्या होता है, यदि स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो, यदि मॉलिक्यूल वाइब्रेट करे और स्कैटर कर दे लाइट को, तो हमारे पास क्या मिलेगा, रमन स्कैटरिंग मिलेगा, ठीक है। इंफ्रारेड में क्या होता है, एक्चुअली में एब्जॉर्प्शन होता है लाइट का, ठीक है ना। रमन में स्कैटरिंग होगी, इंफ्रारेड में एब्जॉर्प्शन इमिशन होता है लाइट का। रमन देखो क्या है, यदि वाइब्रेशन इज रमन एक्टिव, तो इसका मतलब है इफ इट कॉजेज अ चेंज इन पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। और वाइब्रेशन आई आर एक्टिव है, यानी इंफ्रारेड एक्टिव, यानी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा शो कर रहा है, तो इसका मतलब चेंज इन डाइपोल मोमेंट इज देयर, ठीक है। अब देखो आपको तो ये चीज़ें समझ में तब आएगी यदि आपने प्रीवियस लेक्चर्स को अटेंड किया होगा। तो मॉलिक्यूल के पास डू नॉट पोजेस अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है, तो हम इंड्यूस्ड करा देते हैं उनमें। समझ में आया क्या कराते हैं, इंड्यूस्ड कराते हैं। यहाँ पे मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, ठीक है। वाटर कैन बी यूज्ड एज अ सोलवेंट, वाटर को जिस मॉलिक्यूल से हमें रमन स्कैटरिंग लेनी है ना, हम उसको वाटर में वाटर में डाल सकते हैं, तो वाटर एज अ सोलवेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। इंफ्रारेड में हम वाटर को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लाइट जो हम डालेंगे ना, वो वाटर ही एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। तो जिस जिस मॉलिक्यूल की हमें स्टडी करनी है, वो एब्जॉर्प्शन कराना है जिसको, उससे उससे नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, वो उसमें इंटरफेयर करेगा उसके रिजल्ट में। सैम्पल प्रिपरेशन इज़ नॉट वेरी एलोबरेट, इट कैन बी इन एनी स्टेट, कोई ज़्यादा एलोबरेट नहीं होता है, ठीक है ना। और सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। सैम्पल प्रिपरेशन इसमें काफ़ी एलोबरेट होता है, ठीक है ना। गैसेस सैंपल्स कैन रेयरली बी यूज, तो मोस्टली सॉलिड और लिक्विड ही हम लेते हैं, गैसेस सैंपल्स को इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो सॉलिड लिक्विड गैस रमन में, और सॉलिड लिक्विड मोस्टली इंफ्रारेड, उस इंफ्रारेड में लेते हैं, गैस को रेयरली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और ये इंडिकेटर होता है, ये कोवेलेंट कैरेक्टर बताता है ना। देखो कोवेलेंट कैरेक्टर तो बताएगा ही, यदि आयनिक होता तो पहले से परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता ना उसके पास, लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर है तभी तो डाइपोल मूवमेंट नहीं है ना। तो रमन स्पेक्ट्रा कोवेलेंट कैरेक्टर बताता है, ये आयनिक कैरेक्टर बताता है, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट होता है उनके पास, तो आयनिक कैरेक्टर तो बताएगा ही। कॉस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन इज़ वेरी हाई, इसमें कॉस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन वेरी हाई होता है, ठीक है ना, पूरा सेटअप करना पड़ता है हमें। यहाँ पे सिंपली क्या मॉलिक्यूल पे छोड़ देते हैं, वो लाइट एब्जॉर्ब करता है और फिर इमिट करता है, ये कंपेरेटिवली इनएक्सपेंसिव होता है, ठीक है ना। समझ में आई बात। अब बात करते हैं, देखो डीपोलराइजेशन रेशियो क्या होता है। अब देखो पोलराइजेशन एक्चुअली में होता क्या है, मैं थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन दूँ। पोलराइजेशन क्या है, एक प्रॉपर्टी तो है बीम ऑफ रेडिएशन की, जो डिस्क्राइब्स करता है द प्लेन इन विच द रेडिएशन वाइब्रेट्स, है ना। अब जैसे मान लो मेरे पास ये एक यहाँ पे लाइट है ना। अब ये प्रोपोगेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन है वो ये हो रही है परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन डायरेक्शन, है ना। तो जो पोलराइजेशन है वो इस डायरेक्शन में पोलराइजेशन है, इस डायरेक्शन में पोलराइजेशन है, समझ में आया। तो ये पोलराइज्ड लाइट हो गई हमारे पास। अब देखो मैं इसको डायग्राम से समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखो रमन स्पेक्ट्रा आर एक्साइटेड बाय प्लेन पोलराइज्ड लाइट। रमन स्पेक्ट्रा कब मिलता है, जब हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट डालते हैं किसी भी मॉलिक्यूल पर। अब ध्यान से देखो, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना,
तो द स्कैटर्ड रेडिएशन, जो हमें स्कैटर्ड रेडिएशन मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रमन लाइन मिलती है, इज फाउंड टू बी पोलराइज्ड टू वेरियस डिग्री डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वाइब्रेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्कैटरिंग। अब हमने प्लेन पोलराइज्ड लाइट का इस्तेमाल किया। अब ध्यान से देखो, ये मॉलिक्यूल होगा, इस पर हमने क्या डाल दी, एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट डाल दी, ठीक है ना। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट डाल दी तो ये जो हमें रमन लाइन्स मिलती है ना, एक स्टोक लाइन मिलती है, एक एंटी स्टोक लाइन मिलती है। तो हम इसमें ना क्या मिलते हैं, हमें जो पोलराइजेशन मिलता है ना स्कैटर लाइट में, वो वेरी करता है, ठीक है ना। वो कैसे वेरी करता है, एक्चुअल में डीपोलराइज्ड होती है, मतलब पूरी तरीके से डीपोलराइज्ड नहीं, इसको हम पार्शियली पोलराइज्ड कहेंगे, ऐसे कहेंगे। रमन लाइन्स जो होती हैं, रमन लाइन्स आर पार्शियली पोलराइज्ड, ठीक है ना। तो कितनी पोलराइज्ड है वो हम इस रेशियो से निकालते हैं, जिसको हम डीपोलराइजेशन रेशियो बोलते हैं। अब ध्यान से देखो, फिगर से समझ में आएगा आपको। अब ये मेरे पास देखो क्या है, पोलराइज्ड रेडिएशन है, लेज़र से मैंने ली है। ये जा कैसे रही है, ऐसे जा रही है, वाई डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है ना। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आप वाइब्रेशन देख सकते हो, ठीक है ना, ये जेड डायरेक्शन में है, तो वाइब्रेशन किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में है, समझ में। ये गई, यहाँ पर क्या है, एक ये सैंपल है। अब ये सैंपल से टकराई, ठीक है ना। अब सैंपल से टकराने के बाद जैसे ही ये सैंपल से टकराई तो क्या हुआ, देखो मेरे पास ये लाइट मिली, ये स्कैटर्ड लाइट है। अब इसमें दो वाइब्रेशंस आप देखो, ये मेरे पास एक तो ये है, ठीक है, और एक ये है। अब देखो लाइट ऐसे जा रही है ना, और लाइट के परपेंडिकुलर एक वाइब्रेशन तो अब आप ऐसे देख सकते हो, और एक ऐसे इस प्लेन में ऐसे देख सकते हो, ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ पर क्या लगे हैं, पोलराइजर है। अब देखो ये इस पोलराइजर में डिविजन्स देखो, आप ऊपर से लेके नीचे तक डिवीजन देख रहे हो, तो ये डिविजन्स जो है ना, ये जो पोलराइड जो लगा है, ये वाले वाइब्रेशंस को तो ब्लॉक कर देगा, अंदर बाहर निकलने नहीं देगा। तो हमारे पास सिंपली यही वाइब्रेशंस आएंगे, ठीक है ना। और इन वाइब्रेशंस को देखो क्या कहा गया है, इंटेंसिटी ऑफ पैरेलल वाइब्रेशंस कहा है। अब देखो ऐसा क्यों कहा गया है, ये पैरेलली क्यों कहा गया, देखो हमने इंटेंसिटी ली है किसकी, पैरेलल कंपोनेंट की। अभी पैरेलल कंपोनेंट किसके रेस्पेक्ट में कह रहा है, देखो जो हमारे पास इंसिडेंट लाइट थी ना, इंसिडेंट लाइट थी, उसमें जो पोलराइजेशन था वो किस डायरेक्शन में था, जेड डायरेक्शन में। अब यहाँ पे जो इंटेंसिटी हमारे पास मिली है ना स्कैटर्ड लाइट की, उसका जो हमने कंपोनेंट लिया वो भी तो देखो इसका भी वाइब्रेशन जेड डायरेक्शन में ही तो है। तो इंसिडेंट और स्कैटर्ड के कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में, तो पैरेलल हुए ना, तो पैरेलल कंपोनेंट हो गया, समझ में आया। अब इसमें तो दो कंपोनेंट है, अब हमने फिर क्या किया, हमने इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाला, है ना। अब देखो परपेंडिकुलर इंसिडेंट लाइट के ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर ही तो है, तो देखो ध्यान से, तो हमने जब पोलराइड लगाया तो हमने फिर परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाला इन स्कैटर्ड लाइट का, समझ में आया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो जो रेशियो होता है ना, रेशियो ऑफ पीक इंटेंसिटी ऑफ द पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ये पैरेलल और परपेंडिकुलर किसके रेस्पेक्ट में, इंसिडेंट के। तो जो इंटेंसिटी है ना पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की, उनका जो रेशियो होता है वही होता है डीपोलराइजेशन रेशियो। तो डीपोलराइजेशन को रेशियो को हम किससे लिख सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन इंटेंसिटी ऑफ पैरेलल कंपोनेंट, समझ में। और ये क्या है, इस रमन लाइन हमारे पास स्कैटर्ड लाइन है, समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो जो डीपोलराइजेशन रेशियो होता है ये बताता है सिमेट्री के बारे में मॉलिक्यूल की। अब मॉलिक्यूल की सिमेट्री कैसी है उसी हिसाब से स्कैटरिंग होती है, ठीक है। और मॉलिक्यूल वाइब्रेट किस मोड में कर रहा है, बेंडिंग मोड में वाइब्रेट कर रहा है, सिमेट्रिक वाइब्रेशन कर रहा है, एसिमेट्रिक वाइब्रेशन कर रहा है, कैसे वाइब्रेशन करता है वो मॉलिक्यूल पर निर्भर करता है। तो डीपोलराइजेशन रेशियो में सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल के बारे में बताता है, वाइब्रेशन मोड के बारे में बताता है, ठीक है, समझ में आया। अब ध्यान से देखो, यदि मेरे पास रो का वैल्यू जो था, रो हमारे पास क्या है, इंटेंसिटी ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इंटेंसिटी ऑफ पैरेलल कंपोनेंट, है ना। तो रो यदि मेरे पास लेस देन 0.75 है, या हम ऐसे कह सकते हैं 3/4 से कम है, ठीक है ना। तो यदि ऐसा है तो मेरे पास क्या मिलेगा, पोलराइज्ड बैंड मिलेगा, क्या मिलेगा, पोलराइज्ड कंपोनेंट मिलेंगे मुझे लाइट, है ना, किसी डायरेक्शन में उसके पोलराइजेशन होंगे। और जिस मोड में वाइब्रेशन होगा उसको बोलेंगे हम सिमेट्रिक वाइब्रेशन। इससे हमें पता चलता है सिमेट्रिक वाइब्रेशन हो रहे हैं मॉलिक्यूल में,
ठीक है ना। तो यदि वैल्यू इसका 0.75 से कम है तो हम स्पेक्ट्रम से ना ये इंटेंसिटी नोट करके रेशियो निकाल लेंगे। तो यदि रेशियो 0.75 से कम आए तो इसका मतलब है स्कैटर लाइट जो मिली है ना पोलराइज्ड है ना, और सिमेट्रिक वाइब्रेशन कर रहा है मॉलिक्यूल। कोई डाउट है? यदि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5 या 3/4, 0.75 को 3/4 भी तो लिख सकते हैं। यदि ऐसा है तो इसका मतलब है डीपोलराइज्ड बैंड है हमारे पास, ठीक है ना। जो इंटेंसिटी मिली है ना स्कैटर्ड वो क्या है, डीपोलराइज्ड है और नोट टोटली सिमेट्रिक, ये हम कह सकते हैं एसिमेट्रिक है ना, पूरी तरीके से सिमेट्रिक नहीं है बिल्कुल भी। तो मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक वाइब्रेशन कर रहा है और डीपोलराइजेशन है, समझ में आया। और इस इंफॉर्मेशन से मैंने जैसे हम बताया आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, वाइब्रेशनल मोड के बारे में पता कर सकते हैं, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं और सैंपल के बारे में हम बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था आज हमारा टॉपिक। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। यदि आप ध्यान से इसको पढ़ोगे, रिवीजन करोगे तो चीज़ें समझ में आएगी। आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताओ। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार।